जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैंने टॉप मोस्ट 50 ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट किया हुआ है जो कि पिछले पेपर में आए हुए हैं। आगे भी इनके आने की संभावना 70% से ज़्यादा है। देखिए, यदि आप पिछले पेपर के क्वेश्चनों को कर जाते हैं तो आगे आप कम से कम 70% मार्क तो उन्हीं से आप प्राप्त कर लोगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि पिछले किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में किस सांस्कृतिक आयोजन में अक्सर बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है? प्रश्नों को एक बार पूरी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद ही यहाँ पे आंसर दीजिएगा। मतलब कि कौन सा सांस्कृतिक आयोजन है जिसको बाल विवाह जिसमें अक्सर बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों के हिस्सों के रूप में सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, दिवाली तो त्योहार है, होली भी त्योहार है और नवरात्रि भी त्योहार है। तो सांस्कृतिक आयोजन आपका मौसर समारोह में किया जाएगा। वैसे मौसर देखे जाए तो ये एक तरह का मृत्यु भोज है और राजस्थान में अधिकतर बाल विवाह मौसर के ही होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। देखिए, यहाँ पे जो तीन ऑप्शंस हैं आपके, ये तो त्योहार है, तो ये किसी आयोजन से रिलेटेड नहीं है। जबकि मौसर जो ऐसा ही प्रथा है जो कि मृत्यु बोझ से संबंधित है और अधिकतर राजस्थान में अधिकतर जो बाल विवाह है ये मौसर के ही होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहते हैं? जैसे अभी हमने बात की थी, जो मौसर जो होता है क्या है, मृत्यु बोझ से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या कह रहा है, दहेज, मृत्यु बोझ, गृह प्रवेश, और अगला ऑप्शन है यहाँ पे शादी के अवसर पर रात्रि भोज। तो मौसर अभी जो मैंने बात की थी किससे रिलेटेड है, मृत्यु भोज से। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके 12वें दिन नुक्ता होता है, जिसको आम भाषा में नुक्ता कहते हैं, उसी को मृत्यु भोज कहा जाता है और मृत्यु भोज को एक तरह से मौसर कहा जाता है। मैं से ध्यान रख लो, मैं से मृत्यु भोज और मैं से मौसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में ये आया हुआ है। विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, विच हंटिंग एक्ट ये 2015 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? ये 2015 में लागू हुआ था। देखिए, ये किसके लिए लागू हुआ था? तो राजस्थान में विच हंटिंग एक्ट ये 2015 में लागू हुआ था और यह कानून विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, ताकि उन पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो। तो उसके लिए ये विच हंटिंग एक्ट बनाया गया था। तो 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को नलिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, तो ये रिवाज क्या कहलाती है? आपने देखा होगा, जब किसी के पुत्र जन्म होता है तो बालक के या फिर उसके परिवार के ननिहाल की तरफ से वस्त्र आभूषण आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जामना कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मायरा जो होता है ये शादी के टाइम मामा लेकर के आते हैं। फेरावनी जो कपड़े लगते होते हैं उनसे फेरावनी की जाती है। जुआरी ये विवाह से संबंधित है, दूल्हे की जुआरी की जाती है। लेकिन जो जामना होता है वो क्या होता है कि जब कोई किसी के घर में पुत्र पैदा होता है तो उसके ननियाल पक्ष की ओर से कुछ कपड़े वगैरह आते हैं, तो उसी को ही जामना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं एवं सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्यों में कौन सा युग्म असुमेलित है? यहाँ पे सुमेल वाला प्रश्न है, जो इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा असुमेलित है। अपने ऑप्शन है कन्या प्रथा, जयपुर, मानव व्यापार प्रथा, कोटा,
डाकन प्रथा उदयपुर और त्याग प्रथा जोधपुर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे सही वाला मतलब जो असम्मिलित है उसको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कन्या प्रथा जयपुर, सबसे पहले यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, कन्या प्रथा जयपुर यही गलत हो जाएगा। देखिए इसके बारे में और मैं बता देता हूं कन्या प्रथा से संबंधित। कन्या वध प्रथा है, ये कन्या प्रथा नहीं, कन्या वध प्रथा है। 1833 की बात है, कब की? 1833 की बात है। 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाला जो राज्य था वो था कोटा, और कोटा के राम सिंह के द्वारा इसको सबसे पहले अवैध घोषित किया गया है। तो कन्या वध की जो प्रथा है इसको रोक लगाने वाला जयपुर नहीं है, वो कौन सा है? कोटा है। ठीक है। त्याग प्रथा को, इनके सन भी आपको ध्यान में रखना है। सन कौन कौन से? तो कन्या प्रथा का इसका जो सन है वो है 1833। ठीक है। त्याग प्रथा जो कि कहां से संबंधित है? जोधपुर के महाराजा मानसिंह से संबंधित है, ये 1841। ठीक है, जोधपुर से संबंधित है त्याग प्रथा। इसके अलावा डाकन प्रथा जो कि उदयपुर से संबंधित है, शिवरूप सिंह से। डाकन प्रथा कहां से? उदयपुर में। डाकन प्रथा में क्या करते हैं, जो ऐसी औरत है किसी की औरत को डाकन साबित करके और उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है। तो ये प्रथा उदयपुर में देखने को मिली थी, जिस पर सबसे पहले उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा उसे गैर कानूनी घोषित किया गया था, और 1853 में इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है। और मानव व्यापार प्रथा ये भी कोटा की है, और ये भी महाराज राम सिंह के द्वारा 1931 में ही गैर कानूनी इसको घोषित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने सभी प्रथाओं के बारे में बता दिया। 1931 में कोटा के राम सिंह के द्वारा मानव व्यापार प्रथा को अवैध घोषित किया था 1931 में। उसके 2 साल बाद ही कोटा में ही राम सिंह के द्वारा ही कन्यावध प्रथा को भी अवैध घोषित कर दिया गया था। फिर इसके 1841 की बात करें तो 1841 में जोधपुर के मानसिंह के द्वारा त्याग प्रथा को अवैध घोषित किया था, और 1853 में उदयपुर में डाकन प्रथा को स्वरूप सिंह के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये प्रमुख प्रथाएं थी जिन पर रोक लगाने वाली रियासत, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मोर बांधिया, फहरावना और तानना ये 3 प्रकार के विवाह है किस जनजाति में प्रचलित हैं? देखिए ये प्रश्न सीनियर टीचर 2nd ग्रेड में पूछा गया है, जो री एग्जाम हुई थी उसमें ये पूछा गया था। तो मोर बांधिया, फहरावना और तानना ये कौन सी जनजाति के विवाह है? तो ये गरासिया जनजाति के विवाह है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गरासिया जनजाति। और आपको यह बताना है कि यह गरासिया जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खालिस्तान से संबंधित गीत गाया जाता है। मतलब लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है हमारे पास बन्नावानी, बिंदोला, घोड़ी या जला। ये प्रश्न आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि 2022 में हुआ था। तो कौन सा वो गीत है जो कि लौटते समय गाया जाता है? तो वो है बिंदोला। बिंदोला गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बे यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। सामेला ये भी विवाह से संबंधित है। सातरवाड़ा विवाह से संबंधित नहीं है। सातरवाड़ा आपके मृत्यु भोज से मृत्यु से संबंधित है। बान और मुग्धा ये तो अलग है, बाकी विवाह से संबंधित है। बाकी बेबाल जो है यानी सातरवाड़ा है ये मृत्यु से संबंधित है, विवाह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातरवाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? यह प्रश्न सीईटी 2022 में आया था। 12वीं सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी हुई थी उसके 2nd शिफ्ट में ये आया था। जन्म से संबंधित संस्कार पूछा गया है।
तो ऑप्शन है हमारे बिंदौली, मोसर, सामेला और जडुला। बिंदौली तो आपको पता है शादी ब्याह में होती है, बिंदौड़ा निकालते हैं। मोसर अभी मैंने बता दिया मृत्यु भोज से संबंधित है, काफी बार पूछा गया है मोसर का, तो इसको तो याद रख ही लेना आपको। सामेला ये भी विवाह से संबंधित। जडुला, जडुला आपने देखा होगा जैसे कि कोई बच्चा होता है उसके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, तो 1-2 साल बाद में उसके बालों का मुंडन किया जाता है, उसी को जडुला कहते हैं। ठीक है, तो जडुला किससे संबंधित है? जन्म के संस्कार के संबंधित है। ठीक है, जडुला ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला, काकन, डोंडा, बिंदौली और सामेला किस अवसर से संबंधित है? जैसे अभी मैंने बात की थी बिंदौली, ये विवाह से संबंधित होता है। बिंदौला, काकन, डोंडा, जैसे किसी की शादी होती है तो उसके हाथों में काकन डोंडा बांधा जाता है। सामेला जो एक तरह से मिलनी होती है उसको सामेला कहा जाता है। तो ये सारे किस से संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से? इसमें भी विवाह से संबंधित रीति रिवाज के बारे में पूछा गया है। और ये प्रश्न भी देखिए 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में मैथ साइंस का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पनघट पूजन, गोद लेना, टीका और जडुला। तो जडुला तो अभी मैंने बात की थी, तो ये तो जन्म से संबंधित है। पनघट पूजन, आपने कुआं पूजन देखा होगा। कुआं पूजन, पनघट पूजन एक ही बात है। तो कुआं पूजन किस में होता है? बच्चे के जन्म से संबंधित है ये भी, तो ये भी जन्म से संबंधित है। गोद लेना, यदि किसी का कोई बेटा नहीं होता है तो वो क्या है, किसी लड़के को अपने गोद में ले लेता है, तो ये विवाह से संबंधित तो है नहीं है। टीका, टीका आपने देखा होगा, ये किसी की जब शादी होती है तो उससे 3 दिन या 5 दिन पहले लगन आती है, लगन या फिर टीका आता है, लगन टीका। तो लगन टीका वो किससे संबंधित हो गया? विवाह से संबंधित हो गया। तो प्रश्न में भी हमें यही पूछा गया है कि विवाह से संबंधित कौन सा समारोह है? तो वो है टीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा जब बारात जाती है तो औरतें क्या करती है, उसके घर में एक तरह का स्वांग रचती है जनरली, उसको जो लोक नाट्य है, जो ख्याल करती है, उस ख्याल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास स्वांग, रम्मट, टूटिया या ख्याल। तो जनरली उसको टूटिया कहा जाता है। ये तो अधिकतर लोक नाट्य है ये भी, लेकिन ये अलग है। लेकिन जो विवाह से संबंधित लोक नाट्य है टूटिया, आपने देखा होगा जो बारात चली जाती है, जब घर की औरतें रात में एक प्रोग्राम आयोजित करती हैं, उसको टूटिया कहा जाता है। टूटिया आ जाए ऑप्शन में, टूटकी आ जाए या खोड़िया आ जाए। खोड़िया आपने जब देखा है, आपने औरतों के साथ खोड़िया किया जाता है। तो खोड़िया कब किया जाता है? मतलब बारात तो क्या है, लड़की वालों के घर है और लड़के वाले के घर पे उसकी महिलाओं के द्वारा और खोड़िया किया जाता है। खोड़िया को ही आप टूटिया या टूटकी भी कहा जाता है। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसमें एक तरह से स्वांग ही किया जाता है और इसमें नकली विवाह कराया जाता है। और ये नकली विवाह किस लिए कराया जाता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि वर वधू को कोई भी आदि व्याधि नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए ये टूटिया किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बढ़ार। बढ़ार ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है और ये सीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसके अलावा और भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो बढ़ार क्या है? बढ़ार क्या है? ये है विवाह पर आयोज्य एक भोज्य है। विवाह पर जो खाना खिलाने की जो प्रक्रिया है उसी को ही बढ़ार कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कन्यावध। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे कन्यावध से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। तो कन्यावध की जब भी मैंने बात की थी तो कोटा का नाम आता है। कोटा के राम सिंह के द्वारा इसको सबसे पहले अवैध रूप से घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? कोटा। ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ओलंदी। ओलंदी वाला प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न देखिए यहाँ पे ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ है। ओलंदी होता क्या है, जैसे जब विवाह किया जाता है तो दुल्हन पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो उसके साथ में एक छोटी लड़की भी भेज दी जाती है, तो वो उसको क्या कहते हैं, अणवादी जिसको कहते हैं, अणवादी कहते हैं, और उसी को ही ओलंदी कहा जाता है। देसी भाषा में तो अणवादी कहते हैं और वैसे उसको ओलंदी कहा जाता है। तो ये है क्या, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि भाई दुल्हन है तो उसके साथ में जनरली हम लड़की को भेजते हैं ताकि वहां पर जाकर के वो कोई समस्या वगैरह आए तो उससे कहलवा के उस समस्या की कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए वो लड़की भेजी जाती है, चाहे वो छोटा लड़का हो चाहे छोटी लड़की हो, तो उसी को हम ओलंदी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा से संबंधित भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाइब्रेरियन के 3rd ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है। सागड़ी प्रथा क्या है, तो सागड़ी प्रथा एक प्रकार से बधुआ मजदूर प्रणाली है। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं, शादी की परंपरा ये नहीं है, एक प्रकार का कर ये भी नहीं है, तो बधुआ मजदूर प्रणाली है। सागड़ी प्रथा क्या है, एक बधुआ मजदूर प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बधुआ मजदूर प्रणाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। ये JN 2022 के पेपर में आया हुआ, सिविल डिप्लोमा के पेपर में आया हुआ है। तो कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, सबसे पहले है जलवा पूजन, जडूला, मूठ भराई या मौसर। तो जलवा पूजन तो अभी मैंने बात की, कुआ पूजन या पनघट पूजन, ये अपना जन्म से संबंधित हो जाएगा। जडूला जब बच्चे के बाल का मुंडन किया जाता है तो उसको जडूला, यानी ये भी जन्म से संबंधित हो जाएगा। मौसर मृत्यु विरोध से संबंधित हो गया। तो मूठ भराई वाला जो है ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूठ भराई वाला जो कार्य है ये विवाह से संबंधित हो जाता है, ये दूल्हे को आदि व्याधि से मुक्त रखने के लिए, और ये प्रथा प्रचलित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिकनी कोतली, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। JN 2022 के पेपर में, सिविल डिग्री वाले के पेपर में यह आया हुआ, चिकनी कोतली क्या है। तो चिकनी कोतली ये भी विवाह से संबंधित एक रस्म है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शादी की एक रस्म, शादी की एक रस्म, ऑप्शन नंबर बे यहां करेक्ट हो जाएगा। चिकनी कोतली क्या है, शादी की ही एक रस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के आशीर्वाद समारोह के लिए और प्रतिभोज जो आयोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। यानी विवाह के दूसरे दिन की बात कर रहे हैं, दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष के द्वारा तो क्या है उसी दिन कर लिया जाता है जिस दिन फेरे वगैरह होते हैं, लेकिन वर पक्ष के द्वारा जब दुल्हन अपने घर आ जाते, अपने ससुराल आती है, तो वर पक्ष के द्वारा भी यहाँ पे एक आशीर्वाद समारोह वगैरह किया जाता है, तो उसी को ही हम बढ़ार कहा जाता है। तो बढ़ार एक तरह का, एक तो विवाह से संबंधित प्रथा है, ठीक है, और ये एक तरह का क्या है, आशीर्वाद समारोह कह सकते हैं या जीवना कह सकते हैं एक तरह से देसी भाषा में। आशीर्वाद समारोह, एक आशीर्वाद समारोह तो उसी दिन हो जाता है जो लड़की पक्ष के द्वारा किया जाता है, वो बारात वाले दिन ही कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बारात वाले दिन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अगले दिन की बात कर रहे हैं। तो अगले दिन, दूसरे दिन की बात कर रहा है, यानी कि ये कब किया जाएगा, जब दुल्हन अपने ससुराल आ जाएगी तो ये वर पक्ष के द्वारा किया जाएगा, उसी को ही बढ़ार कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जन्म के समय आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाती है। आपने देखा होगा जब किसी बच्चे या लड़की का जन्म होता है तो कुआं पूजन की प्रथा यहाँ चलती है गांवों में, आपने देखा होगा। तो उसी को ही जलवा समारोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलवा समारोह। जन्म से संबंधित ये परंपरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर, देखिए एक बार फिर से मौसर से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। मौसर किससे संबंधित है, मृत्यु भोज से संबंधित है। ये प्रश्न वीडियो में आया हुआ है, तो ये किससे संबंधित है, मृत्यु भोज से संबंधित। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृत्यु भोज। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सती प्रथा, देखो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का प्रश्न भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सती प्रथा यानी कि सती को रोकथाम का अधिनियम किस वर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था? तो ये अधिनियम 1987 में लागू किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, 1987, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, मोकाण। मोकाण क्या है? यानी कि किससे संबंधित ये परंपरा है मोकाण? तो मोकाण ये मृत्यु भोज की ही एक परंपरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो गया, मृत्यु की रस्म से संबंधित। मोकाण क्या है? मृत्यु की रस्म है मोकाण। मोसर, मोकाण ये दोनों किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। मैं से ध्यान में रखना, मैं से मोकाण, मैं से मोसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो, देखिए एक नए नए शब्द यहां पे देखने को मिलते हैं। आणो क्या है? तो आणो एक प्रकार से विवाह के पश्चात में दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। जब दुल्हन दूसरी बार ससुराल जाती है तो उसी को आणो कहते हैं। तो ये एक नया शब्द यहां पे देखने को मिला है, आणो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, औलंदी। औलंदी एक बार फिर से पूछा जा चुका है, शायद वही प्रश्न रिपीट हो गया। औलंदी क्या है? तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो वो उसी को औलंदी कहा जाता है। अणबादी, जनरली देसी भाषा में उसको अणबादी कहा जाता है ना। अगले प्रश्न में देखिए, जनेऊटन। ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है, जनेऊटन। जनेऊटन क्या है? तो जनेऊटन एक प्रकार से वर पक्ष की ओर दिए जाने वाला भोज है। जनेऊटन क्या है? वर पक्ष की ओर दिए जाने वाला भोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनेऊटन। अगला प्रश्न है, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है? यानी कि ये एक तरह का जन्म से संबंधित संस्कार है। 16 संस्कारों को हिंदू धर्म में आपको पता होना चाहिए, 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार हैं। वैसे तो ये काफी डिटेल हो जाएगा, लेकिन अपन यहाँ पे प्रश्न आंसर कर रहे हैं तो इसमें मैं सिर्फ वही ऑप्शन बताऊंगा जो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उपनयन। उपनयन संस्कार, इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। अब ये है क्या? इसमें क्या है? उपनयन संस्कार वो संस्कार होता है जिसमें बच्चे को जनेऊ पहनाई जाती है, और जनेऊ पहनाने जो वाला जो संस्कार है इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है, तो इसी को यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बढ़ार किस अवसर पर रखा जाता है? तो बढ़ार भी देखो, मैंने अभी बात की थी, बढ़ार क्या है? विवाह से संबंधित है, और दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा ये भोज या आशीर्वाद समारोह जो रखा जाता है उसी को ही बढ़ार कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर से यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है, सामेला। सामेला किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? सामेला किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो सामेला मैंने अभी बताया था, सामेला विवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवाह के समय। सामेला कब किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित संस्कार आपको बताने हैं। ऑप्शन है हमारे पास में सामेला, बान, मोसर और जडूला। इसमें से कौन सा है जन्म से संबंधित? अभी मैंने बात की थी जडूला, यानी कि मुंडन संस्कार एक प्रकार का। जडूला संस्कार ये किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जडूला। ये किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, अप्रैल 1930 को बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? देखो यहाँ पे दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो बाल विवाह निरोधक कानून लागू कब हुआ था? तो ये 1930 में लागू हुआ था। ठीक है, इसके प्रणेता कौन थे, यानी किसके द्वारा ये कोशिश की गई बाल विवाह को रोकने के लिए? तो यहाँ पे
सबसे जो सही आंसर हो जाएगा वो है राय बहादुर हरविलास। राय बहादुर हरविलास के द्वारा बाल विवाह से संबंधित कानून बनवाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राय बहादुर हरविलास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेटिंग ने निम्नलिखित स्थलों पर सती प्रथा को रोकने के लिए आदेश जारी किए थे, तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी सती प्रथा को रोकने का कानून लॉर्ड वेटिंग के द्वारा आदेश दिए थे, अलग अलग रियासतों में ये दिए थे। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें, कौन से युग्म है जो सही नहीं है। ये देखिए कंपाइलर एग्जाम 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है। तो इनके सन भी आपको देखो ध्यान में रखने हैं। तो देखिए इससे पहले थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसने दिसंबर 1829 में, कब 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन रियासतों में अलग अलग टाइमिंग दिया था। जैसे कि बात करें बूंदी में नरेश था विष्णु सिंह, इसने 1822 में गैर कानूनी घोषित किया था। देखो पूरे भारत की बात करें तो दिसंबर 1829 की, पूरे भारत की बात करें तो आदेश कब दिया था, 1829 को आदेश दिया था लॉर्ड बेटिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था, विलियम बेंटिंग, इसके द्वारा 1829 में सती प्रथा को रोकने का आदेश दे दिया था। लेकिन रियासतों में वहां के जो शासक रहे थे उन्होंने अलग अलग समय पर इनको गैर कानूनी घोषित किया था। तो बूंदी की बात करें एक बार फिर से, बूंदी में कब ये गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो बूंदी में 1822 में घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में बीकानेर में घोषित किया था 1825 में, 1825 में बीकानेर में घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अलवर में घोषित किया था 1830 में। इसके 5 साल बाद 1830 में कहां घोषित किया, अलवर में। ठीक है, अलवर के बाद में देखिए डूंगरपुर में 1844 में कहां डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर के बाद में 1844 में ही देखो 1844 में जयपुर में भी 1844 में हुआ था और डूंगरपुर में भी 1844 में हुआ था। ये दोनों ही बात आपको ध्यान में रखनी है, जयपुर में और डूंगरपुर में दोनों ही एक समय हुआ था, 1844 और 1844। इसके बाद में उसके 2 साल बाद प्रतापगढ़ में हुआ था और उसके फिर 2 साल बाद यानी कि 1848 में कोटा में हो गया था। और लास्ट में आप देखोगे तो 1861 में मेवाड़ में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो यहाँ पे अब इस हिसाब से देखेंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे गलत है। जो अभी मैंने बात की थी डूंगरपुर और जयपुर दोनों में ही 1844 में गैर कानूनी घोषित किया था। तो देखिए जयपुर तो सही है लेकिन डूंगरपुर बड़ा गलत हो गया, ये 1856 दे दिया, जबकि ये कितना होना चाहिए 1844 ही होना चाहिए, यानी जयपुर के बराबर ही होना चाहिए। जयपुर और डूंगरपुर दोनों में एक साल ही सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। यहाँ के शासकों का नाम भी आपको ध्यान में रखना, डूंगरपुर के तो जो शासक थे डूंगर सिंह और जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, इन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। मेवाड़ में सबसे लास्ट में यानी 1861 में घोषित किया गया था। ठीक है, 56 में वैसे ऐसे कोई कानून घोषित नहीं किया गया था, तो 56 तो ऑप्शन वैसे भी गलत है, किसी के साथ भी 56 आ जाए तो वो तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 56 में ऐसा कोई रियासत नहीं थी जिसने 1856 में कोई सती प्रथा का गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है देश हितैषणी सभा, ये भी अच्छा प्रश्न है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ये प्रश्न पूछा गया है। देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1877 में की गई थी, 1877। यदि आपको डेट भी ध्यान हो तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सन भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन ही कुछ ऐसे दिए हैं कि डेट तो सबकी एक जैसी है 2 जुलाई, लेकिन यहाँ पे आपको यदि आप सन पता होता तो आप इसको कर पाते। तो 1877 आपको ध्यान में रखनी है। देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी,
1877। पूरी डेट ध्यान आ जाए तो कोई बात नहीं है, 2 जुलाई 1877 ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? देखिए बड़ा अच्छा ही प्रश्न है, कितने संस्कार होते हैं तो जनरली पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि संस्कार कितने होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से 16 संस्कार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। बारात का स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जब दूल्हे की बारात दुल्हन के घर पे पहुंचती है तो वधु पक्ष के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, तो इसी परंपरा या इसी रिवाज को क्या कहा जाता है? तो इसी रिवाज को कहा जाता है सामेला। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी ऑप्शन भी देखिए अच्छे प्रश्न है। फेरामणी जिसमें कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, मिलनी जिसमें पैसे वगैरह दिए जाते हैं, विवाह से संबंधित ये सारे घुड़चढ़ी घोड़े चढ़ने की जो प्रक्रिया जिसमें निकासी वगैरह निकाली जाती है, तो दूल्हे के ये टोटली सारे के सारे विवाह से संबंधित रस्में हैं। तो सामेला कौन सी प्रथा हो जाएगी? बारात का स्वागत करने वाली प्रथा, जो कि वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष के लोगों का स्वागत किया जाता है, उसी को ही सामेला कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जडुला। तो जडुला देखिए एक बार फिर से यहाँ पे असिस्टेंट एग्रीकल्चर एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया है। जडुला किससे संबंधित है? ऑप्शन है जातक्रम, निष्क्रमण, चूड़ाक्रम और समात्रवन। तो देखिए ये सारे थोड़े से नए नए नाम है। जडुला वैसे जनरली देखा जाए तो अपना जन्म से संबंधित संस्कार है ये। अब ऑप्शन में कुछ ऐसे दिए गए हैं कि जात कर्म है, निष्क्रमण है, चूड़ा कर्म है, समावतन है, क्या है, कोई अजीब अजीब से नाम देखने को मिलता है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 16 संस्कार होते हैं वो तो आपको पता ही है। 16वें संस्कारों में ये 8वां संस्कार है, मुंडन संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं, जडुला संस्कार भी कहते हैं। 8वां संस्कार है और उसको चूड़ा कर्म संस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो चूड़ा कर्म अपने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर से में। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा चूड़ा कर्म। तो जब भी बात आए जडुला संस्कार की, चूड़ा कर्म संस्कार और मुंडन संस्कार, ये तीनों एक ही संस्कार है। ठीक है, जडुला हो, चूड़ा कर्म हो या फिर मुंडन संस्कार हो, तो ऑप्शन नंबर से सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बढ़ार, बढ़ार क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था, बढ़ार विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज से संबंधित मैंने बताया था क्या है? मौसर। मैं से मैं ध्यान में रख लेना, मैं से मृत्यु भोज और मैं से मौसर। ठीक है, बढ़ार क्या है? विवाह से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। नारचारी संबंध ये ग्रह कीड़ा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारचारी शब्द, है ना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा संस्कार है जो कि जन्म से संबंधित है? सीईटी 2022 में सेकेंडरी लेवल का ये प्रश्न है, जो कि 4 फरवरी को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में उसका ये प्रश्न है। जन्म से संबंधित संस्कार पूछ रहा है। ऑप्शन है अपने सामेला, बान, ये दो उनमें से तो है ही नहीं है। मौसर और जडुला, तो जन्म से संबंधित जडुला है। मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से, विवाह से संबंधित पूछ रहा है। जडुला जन्म से, पनघट पूजा ये भी जन्म से, सामेला अभी मैंने बात की थी, सामेला विवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा सामेला। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से और विधवा पुनर्विवाह से। शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट जनरली बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शारदा एक्ट के प्रणेता, अभी मैंने बात की थी शारदा एक्ट के बारे में,
शारदा एक्ट जो कि बाल विवाह से संबंधित है, और बाल विवाह की अभी मैंने पहले भी एक प्रश्न आ चुका है बाल विवाह से संबंधित, जिसने बाल विवाह से रोकथाम से संबंधित कानून लाया गया था, उसके प्रणेता कौन थे? तो उसके प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास। राय बहादुर हरविलास ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। शारदा एक्ट की बात करें या शारदा एक्ट के प्रणेता की बात करें, तो शारदा एक्ट के प्रणेता राय बहादुर हरविलास शारदा, और शारदा एक्ट संबंध किससे है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह के रोकथाम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मृत व्यक्ति को शमशान में ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया कहलाती है। तो ये तो सभी जानते हैं, लकड़ी की सैया जिसको काठी या बैकुंठी कहा जाता है या अर्थी कहा जाता है। तो कोई भी शब्द आपको दे सकता है, काठी हो, बैकुंठी हो या अर्थी हो। ये सारे के सारे शब्द किससे हैं? जो मृत व्यक्ति को जिसे लकड़ी की सैया पर लेटाया जाता है उसी को बैकुंठी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर से यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए क्या है? जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं की मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? यानी कोई व्यक्ति जीवित है और वो पहले ही अपना मृत्यु भोज आयोजित करवा देता है, उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जोसर। देखो दो शब्द आते हैं, एक तो आता है मोसर और एक आता है जोसर। जो भोज मृत्यु के बाद में किया जाता है, ये कब किया जाता है? मृत्यु के बाद में होता है तो उसको तो मोसर कहेंगे, और ये मृत्यु से पहले किया जाता है उसको जोसर कहेंगे। तो जोसर और मोसर नाम आसानी से ध्यान में आ जाएंगे। मोसर तो मृत्यु के बाद में किया जाएगा और जोसर मृत्यु से पहले किया जाएगा। तो 44 वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर द जोसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? यानी कि लास्ट वाला संस्कार यहाँ पे पूछ रहा है कि जीवन के लास्ट में। तो देखिए जब व्यक्ति मर जाता है वहीं पर उसका जीवन खत्म हो जाता है, और मरने से संबंधित जो संस्कार होगा, तो देखिए ऑप्शन हमारे पास कौन से? केशांत, समावर्तन, निष्क्रमण और अंत्येष्टि। तो इसमें आपको ध्यान में आ रहा होगा अंत्येष्टि मरने पर की जाती है, तो अंत्येष्टि मृत्यु से संबंधित है। अंत्येष्टि सबसे लास्ट का ये संस्कार है, अंत्येष्टि। ऑप्शन नंबर द यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? बखेर या फिर उछाल ये किसकी रस्म है? बखेर या उछाल किसकी रस्म है? तो ये शोक की रस्म है। जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके संबंधित ये रस्म है, बखेर या उछाल। तो ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोक की रस्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन सा साबा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? मतलब अधिकतर शादियां कब होती है? तो राजस्थान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो शादी होती है वो आखा तीज को मान जाती है। सबसे ज्यादा बाल विवाह भी इसी समय किए जाते हैं। तो आखा तीज का जो त्योहार है इसी पर सबसे ज्यादा शादियां की जाती है, सबसे ज्यादा बाल विवाह भी इसी समय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आखा तीज। यानी कि यदि किसी का कोई साबा नहीं बन रहा है तो वो आखा तीज को करा सकता है, या तो वो देवउठनी को करा सकते हैं, या आखा तीज का जो साबा रहता है वो उत्तम रहता है। अधिकतर शादियां इसी टाइम देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाता क्या है? ये भी देखो अच्छा प्रश्न है, नाता क्या है? तो नाता एक प्रकार से रिश्तों का ही एक नाम है। ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से? रिश्तों का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, या घोड़ों का प्रशिक्षक। तो नाता एक प्रकार से रिश्तों का एक नाम है, नाता। ठीक है, अगला देखिए पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? तो पानीवाड़ा मृत्यु से संबंधित एक संस्कार है। इसमें होता क्या है? दाह संस्कार के बाद में जो लोग स्नान करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो उसके बाद में नहा धोकर ही वो घर में वापस आते हैं। तो इसी संस्कार को पानीवाड़ा संस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एंड लास्ट एंड फाइनल जो अपना प्रश्न है, यह संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? यानी कि जो संतारा प्रथा चलती थी वो किस धर्म में चलती थी? एक्चुअल में संतारा प्रथा है क्या है? संतारा प्रथा एक तरह से मृत्यु को अपनाने की परंपरा है, एक तरह से अपने आप को मृत्यु को समर्पित करने की परंपरा है। ये अधिकतर जैनियों में चलती है। जैन लोग क्या है, जब भी मृत्यु को समीप देखते हैं तो वो अपना अन्न जल त्याग देते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है।
इसी को ही हम संतारा प्रथा के नाम से जानते हैं, और जो जनरली जैनियों में ये प्रथा चलती है। जैन साधु के द्वारा संतारा प्रथा को अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में आए हैं, और आगे भी इनके आने की संभावना बहुत है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।